हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। आपसे पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, किसने खोज की, ठीक है, किस नदी के किनारे मिली, कहाँ कहाँ स्थल खोजे गए, ठीक है, किस स्थल से कौन से तत्व मिले, ठीक है, क्या क्या मिला, मतलब यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता हम लोगों ने पढ़ लिया था इससे पहले। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब के बारे में जान लिया था। यूनानी विदेशी लेखकों ने क्या क्या लिखा, अरबी लेखकों ने, उसके बारे में भी जाना था। ठीक है, कुछ अभिलेख थे, पुराण, ठीक है, इन सब के विषय में पढ़ लिया था। तो अब आज देखेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहली तो एक कि ये कब से कब तक मानी जा रही है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जा रहा है, जो कार्बन डेटिंग के द्वारा पता चला है। ठीक है, रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, तो आपको मान करके चलना है कि मेन पॉइंट ये आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब से कब तक है, या आपसे पूछ देगा सिंधु सभ्यता निम्न में से कब से कब तक मिली। ठीक है, उसका समयकाल कब से कब तक माना जाता है। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपको उस ऑप्शन पे टिक करना है। ये ईसा पूर्व याद रखिएगा, ईस्वी अलग है, ईसा पूर्व अलग, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। अब देखो आगे, इसकी खोज किसने की थी। तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी, आपको वहाँ पे दयाराम साहनी भी बन सकता है केवल, तो आपको यही टिक करना है। ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। अभी बताया था, लिखा होगा लौह युगीन, कांस्य युगीन। ठीक है, इसी टाइप से ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको वहाँ पे लगाना है कांस्य युगीन थी। ठीक है, लौह युगीन नहीं थी, ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन। ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक, कांस्य को कहते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, तो यहाँ के जो निवासी थे वो कैसे थे, द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। अब आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर और पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के किनारे आखनूर के निकट मांडा और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के निकट दायमाबाद में मिलते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको एक बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे आलमगीरपुर आपका आ जाएगा। ठीक है, पूर्व में देखो, यहाँ से देखो। ठीक है, पूर्व भाग में क्या मिला, आलमगीरपुर मिला। ठीक है, ठीक, अभी बताएंगे कैसे याद रखना है। ठीक, तो आलमगीरपुर यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और पश्चिम में कौन सा मिला, सुतकांगेडोर। यहाँ पे देखो पश्चिमी पार्ट में लिखा हुआ है सुतकांगेडोर। ठीक है, और इधर उत्तर में कौन सा मिला, यहाँ पे मांडा मिला। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। ठीक, ऐसे इस टाइप से आपको लिख लेना है। आप याद कैसे करेंगे, एक नाम है अलसमद। ठीक है, मुस्लिम नाम है। ठीक है, अलसमद। ठीक है, इसको याद रखना है। अल से आलमगीरपुर, ठीक है, सा से सुतकांगेडोर, माँ से मांडा और दा से दैमाबाद। ठीक है, ये मेरे पड़ोस में रहता है। ठीक है, तो मेरे मन में मतलब पढ़ते हुए आया कि क्यों ना इसके नाम से एक ट्रिक बन रही है, तो बना लेते हैं ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अलसमद से। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ हो गया, यहाँ पे आलमगीरपुर है, और इधर सा मतलब सुतकांगेडोर, माँ से मांडा और दा से दैमाबाद। ठीक है, तो आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस टाइप से आप बता सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखेंगे, ये जो पश्चिमी पुरास्थल है ये भारत में नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी ये तीनों भारत के पार्ट में पड़ेंगे। ठीक है, ये दास्क नदी के किनारे है, कौन सा, सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर आपका पूछा जाएगा किस नदी के किनारे, तो आप बताएंगे हिंडन नदी के किनारे। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, जिला मेरठ में। ठीक है, ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, इंडिया में नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो ये इधर उत्तरी वाला है वो चिनाब नदी के किनारे, कहाँ पे, आखनूर के निकट मांडा, मतलब जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, तो इधर जो ये हमारा होगा मांडा, वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमारा चिनाब नदी के तट पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, और ये इधर क्या था, मांडा, ये मिलेगा चिनाब नदी के तट पर, और ये दैमाबाद गोदावरी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। ये हमारा जो इधर वाला पार्ट पड़ता है ये हमारा यूपी में पड़ता है, ये जम्मू में पड़ता है, और ये हमारा यहाँ महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है,
अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये भी पूछा जाता है। एक तो कांस्ययुगीन थी, आप याद रखेंगे, दूसरा नगरीय थी। ठीक है, कैसी थी, नगरीय थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कई सारे नगर वहाँ से मिले हैं, लेकिन जो 6 नगर हैं वो कैसे नगर हैं, वो बड़े नगर हैं। कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। आपसे पूछ लिया जाएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मिला, हड़प्पा कहाँ से मिला, धौलावीरा, राखीगढ़ी से क्या क्या मिला, इन सब के बारे में बहुत पूछता है। ठीक है, तो आगे भी उसी के बारे में देखेंगे। तो क्या क्या आपको इसमें याद रखना है, एक तो याद रखना है कि कब से कब तक मानी गई तिथि, तो ये 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। ठीक है, दूसरा इसकी खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तीसरा कि ये कैसी सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। फिर आपको याद रखना है इसके जो है चारों पॉइंट की कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ये इस टाइप से मिली। ठीक है, तो यहाँ पे आलमगीरपुर, यहाँ पे सुतकांगेडोर, यहाँ मांडा और यहाँ पे दैमाबाद। ठीक है, ये 4 पॉइंट पे। और कौन किस नदी के किनारे है, ये हिंडा नदी के किनारे, ये चिनाब के, और ये किस नदी के किनारे था, गोदावरी। ठीक है, समझ गए। और ये सुतकांगेडोर आप याद रखना चाहें तो दास नदी के किनारे याद रख सकते हैं। ये पार्ट भारत में नहीं पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है, बाकी तीनों पार्ट इंडिया में पड़ेंगे। ठीक है, और सैंधव सभ्यता नगरीय थी, इसमें 6 बड़े नगर मिले हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। कहाँ से खोजे गए हैं, गुजरात से। और लोथल और सुतकोतदा, ठीक है, ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन से बंदरगाह थे, एक दे देगा, दोनों भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि लोथल और सुतकोतदा जो थे वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, काले बंगन से मिलता है। ठीक है, तो ईंटें कैसी होती हैं, खेत कैसे होते हैं, मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी काली होती है। तो आपको याद रखना है काली बंगन से काली मिट्टी होती है। जुते हुए खेत पे भी कैसी होती है, मतलब पहले उनकी सिंचाई की जाती है, फिर उनको जोता जाता है, मीन्स मिट्टी गीली होती है तो कैसे दिखती है, काली काली दिखती है। तो आप उसे याद रखेंगे कि जुते हुए खेत और ईंटें किससे बनती हैं, मिट्टी से ही तो बनाते हैं, बाद में उनको पका लेते हैं। ठीक है, पका के वो लाल लाल हो जाती हैं। ठीक है, तो उससे पहले कैसी होती, काली काली हो जाती हैं। ठीक है, मतलब काली तो होती होंगी जब मतलब उनको पकाया जाता है। तो काली बंगन में जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, बस याद हो जाना चाहिए। वहाँ पे आप काली बंगन देखेंगे तो सोचेंगे काली क्या बताया था कि काली मिट्टी होती है, तो मिट्टी से क्या बनेगा, ईंटें बनेंगी। और जुते हुए खेत मतलब जो सिंचाई करते हैं तो मिट्टी काली काली लगती है। ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अगर आपसे पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कहाँ से मिली है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से मिली है। और कौन सा है, ये स्नानागार है। यहाँ से मोहनजोदड़ो से स्नानागार भी मिला है, अन्नागार भी मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो बड़ा है वो कौन सा है, वो हमारा स्नानागार है। ठीक है, तो ये व्यापार आपको याद नहीं रखना है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी ज़रा लंबाई चौड़ाई याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, आप मतलब कहीं आपको इधर उधर मिल सकता है थोड़ा बहुत। ये जो इसका लंबा कितना था, 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.043 मीटर गहरा था। ठीक है, बढ़िया स्विमिंग पूल था। ठीक है, ऐसे समझ लो, बढ़िया सा मतलब बड़ा सा बनाया था। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। अभी देखा था हमने जुते हुए खेत कहाँ से मिले, कालीबंगन से मिले। और क्या मिले थे, ईंटें नक्काशीदार ईंटें। ठीक है, डिज़ाइन बनी होती थी जिन पे, वो हमको कहाँ से मिली थी, कालीबंगन से मिली थी। अग्निकुंड में क्या होता है भाई, आग होती है। ठीक है, तो वो आग और कुंड कहाँ बनाया जाएगा, थल पे ही तो बनाया जाएगा। तो लोथल से मिलेगा। और अग्निकुंड में जब काली से याद रख लो, काली माता के लिए मान लो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कालीबंगन। ठीक है, अग्निकुंड। ठीक, तो अग्निकुंड लोथल थल पे बनाएंगे और किसके लिए करेंगे, तो काली जी माता के लिए कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कालीबंगन से प्राप्त हुए। अगर आप इसके अलावा कुछ भी याद रखना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, ऐसे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ठीक है, एक मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, एक सील, मतलब एक सील मिली है जिसपे क्या बना है, 3 मुख वाले, जिनके 3 मुख हैं, ऐसे देवता का चित्र मिला है, जिन्हें क्या कहा गया है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है,
चारों ओर क्या बने, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, ये मिले हैं, बने हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की क्या मिली है, कांस्य की मूर्ति मिली है। आपसे पूछा जाएगा कि कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक क्या मिला है, श्रृंगी पशु मिला है। ठीक, श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ से मिलता है, हड़प्पा। हड़प्पा से याद रख लो, हड़प लिया। ठीक है, श्रृंगी पशु को किसी ने हड़प लिया, तो श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ से मिलेगा, हड़प्पा से मिलेगा। मोहन मान लो कोई लड़का है, उसके पास क्या है, कांस्य की मूर्ति है, तो आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से क्या मिलेगी, कांस्य की मूर्ति मिलेगी नर्तकी की। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना लोथल और चौहदड़ों से मिला है। अभी हमने देखा था लोथल पे क्या मिला था, अग्निकुंड मिला था, थल पे अग्निकुंड बना रहे थे। अब मनके बनाने का कारखाना, भाई कारखाना खोलना है तो थल पे ही तो खोलेंगे, आकाश में तो खोलेंगे नहीं, तो वो भी कहाँ मिलेगा, लोथल में मिलेगा। चहूदड़ों, ठीक है, मान लो वहाँ चूहे भी आ गए बहुत सारे, तो चहूदड़ों में क्या है भाई, कारखाना है, वहाँ पे चूहे, तो चूहे तो हो ही जाएंगे अगर कुछ वैसी चीज़ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चहूदड़ों और लोथल से क्या मिले, मनके बनाने के कारखाने मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। ठीक है, यहाँ पे लिपि कैसी है पूछा जा सकता है, तो भाव चित्रात्मक है। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहला तो ये कांस्ययुगीन है, दूसरा ये नगरीय है, तीसरा ये इसकी लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। ठीक है, और यहाँ से मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तक की मूर्ति मिली है। ठीक है, मोहन के पास क्या थी, एक कांस्य की नर्तक की मूर्ति थी, इसको ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, और किधर से किधर लिखी जाएगी, एक पंक्ति हो जाती थी तो पहली पंक्ति के दाईं से बाईं और दूसरी, मतलब अगर ऐसे ऐसे लिखा, उसके बाद ऐसे चलते थे, फिर ऐसे चलते थे, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, एक पंक्ति दाएं से बाएं। ठीक है, मतलब अगर इधर से इधर गए तो फिर दूसरी बाएं से दाएं, ऐसे ऐसे चलती थी। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे हम लोग वैसे क्या लिखते हैं, एक लाइन लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट ना करके वो वहीं से ऐसे मुड़ जाते थे, फिर इधर मुड़ जाते थे, फिर ऐसे 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 लिखते थे। ठीक है, अब देखो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कैसी पद्धति के घर बनाते थे ये लोग, ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर किधर खुलते थे, पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के दरवाजे ही मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, मान लो ये रोड है, ठीक है, तो ये घर बने हुए हैं, तो इधर दरवाजा ना होके इधर दरवाजा होता था। ठीक है, ये सारे घरों के दरवाजे इधर होते थे। खाली एक लोथल ऐसा नगर था जहाँ जो घर थे उनके दरवाजे मेन सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, बाकी सबके पीछे से खुलते थे। ठीक है, चालाक थे बच्चे, सड़क पे ना जाए इसलिए। ठीक है, रूल मतलब अच्छे रूल थे उस टाइम। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। ठीक है, सैंधववासी मिठाई के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं, वन माली से मिले। भाई वन क्या, वन का माली क्या करता है भाई, वहाँ पे हल भी चलाएगा, मिट्टी भी खोदेगा, क्योंकि उसको तो वहाँ पे यही सब काम करना है। ठीक है, तो मिट्टी के हल कहाँ से मिलेंगे, वन माली से मिलेंगे। ठीक है भाई, मिट्टी का हल तो वनमाली से ही ले लो, क्योंकि वो सब ऐसा ही काम करता है। अगर हमको चाहिए मिट्टी का हल तो किसके पास जाएंगे, वनमाली के पास। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर और लोथल से आपको याद रखेंगे, चावल के दाने मिले हैं। यहाँ पे क्या होता है, धान की खेती होती थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि चावल मिले हैं। चावल का पहला साक्ष्य लोथल से ही मिला है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो आगे। ठीक है, ये सब एक बार अभी रिवाइज करेंगे, सब याद हो जाएगा। सुतकोतदा, कालीबंगा और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। कहाँ से, सुतकोतदा से, कालीबंगन से। अभी देखा था हमने कालीबंगन से क्या क्या मिला था, अग्निकुंड मिला था, नक्काशीदार ईंटें मिली थी, और क्या मिला था, काली माता की पूजा कर रहे थे, अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड मिला था। ठीक है, और अब क्या मिल गया है, घोड़े के अस्थिपंजर मिले। भाई अग्निकुंड में पूजा कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ राजा लोग आएंगे तो वो घोड़े से ही दबाते थे। ठीक है, तो घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले, मतलब घोड़े की अस्थियाँ वगैरह वहाँ पे मिली हैं देखने को। अब देखो आगे, तौल की इकाई क्या होती थी, 16 के अनुपात में होती थी। उस समय केजी वेजी नहीं होता था, 16 के अनुपात में तौल के दे देते थे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे बैलगाड़ी होती है वैसे ही भैंसा गाड़ी भी। ठीक है, और उन्हीं का प्रयोग करते थे। 2 पहिए वाली भी होती थी, 4 पहिए वाली भी होती थी। अब देखो, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय किससे है, सिंधु सभ्यता से ही है। जो मेसोपोटामिया के अभिलेख मिलते हैं उनमें हमें मेहुला शब्द देखने को मिलता है। मेहुला शब्द जो है उसका मीनिंग यही है, सिंधु सभ्यता। ठीक है,
अब देखो, हड़प्पा सभ्यता का शासक वर्णिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, वर्णिक वर्ग के हाथों में था। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृत का जो शासन था वो वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ये आपसे पूछा जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो आपको बताना है पिग्गट ने कहा है। ठीक है, पिग्गट, पिग्गट, ठीक, याद रख लेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, क्योंकि क्या, फसल धरती से ही होती है, इसीलिए उनको उसको क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे, और अभी भी है। ठीक है, किसान जो फसल उगाते हैं, ठीक है, वो धरती पे ही तो उगाते हैं। आप लोग खाते कैसे हैं? वहीं से तो अनाज आता है। तो हमें अभी भी मानना चाहिए। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। तो समझ गए, वृक्ष पूजा, शिव पूजा और साथ ही पशुपति की मूर्ति मिल रही थी, अभी देखा था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ऐसा माना जाता है स्वास्तिक का चिन्ह जो आप बनाते हैं अपने घरों में, ये कहाँ से आया है? ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ठीक है, बनाते हैं ना स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, अब आगे देखो, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, माता देवी की उपासना भी की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्रियां, मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता जो थी वो हमारी कैसी थी? पितृ सत्तात्मक नहीं थी, मतलब पिताजी मेन नहीं होते थे उस समय, माता जी मेन होती थी। ठीक है, समझ गए? तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? मातृ सत्तात्मक है। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और अच्छा, पता कैसे लगा ये मातृ सत्तात्मक है? क्योंकि मिट्टी में की जो मूर्तियां मिली हैं उनमें स्त्रियों की ज़्यादा है, इसलिए ऐसा मान रहे हैं। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। ठीक है, जो अभी भी ये सब होते हैं, चौपड़ और पासा खेलना, इन साधनों का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कैसे बर्तन होते थे? तो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल रंग के बर्तन होते थे। ठीक है, पहले ये रेड कलर के हैं, ठीक है, तो उस पर डिज़ाइन कैसी बनी होगी? ठीक है, डिज़ाइन जो है वो काली बनी होगी। ठीक, काली, ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक, तो डिज़ाइन बनी है। ये कोई डिज़ाइन नहीं है हालांकि, ठीक, मान लो ऐसे ही डिज़ाइन होती होगी। ठीक है, ये अगर बर्तन, अरे कुछ बना लो, ठीक है, तो ये है मान लो घड़ा। ठीक है, तो इस पर ये रेड कलर का है, उसके ऊपर डिज़ाइन बना लो ब्लैक से। ठीक, ऐसे होता था। लाल मिट्टी के, ये मत भूल जाना कि काले रंग से डिज़ाइन बनी थी कि लाल रंग से बनी थी। तो कैसा होता है घड़ा? रेड होता है, उसके ऊपर काली डिज़ाइन। ठीक, ऐसे याद रख लो। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन में एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। ये याद रखना है, कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थल के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, ये पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति उस समय प्रचलित थी। शवों को जलाने के लिए गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक, जलाते और गाड़ते दोनों किस में प्रचलित थी? दोनों ही प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा जो स्थान था वहाँ पे क्या करते थे? शवों को दफना देते थे, और जो मोहनजोदड़ो का स्थान था वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पे हम लोग जला देते थे ये लोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हड़प्पा में हड़प लिया मतलब उनको हड़प के गायब ही कर दिया, मतलब हड़प के ज़मीन में गाड़ दिया। ठीक, शवों को दफना देते थे, जबकि मोहन क्या जलाता था, जोड़ता था। ठीक है, जोदड़ों से जलाना। ठीक, लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली हैं। युग्म समाधियाँ मतलब एक साथ दो लोगों को दफनाया गया है। ठीक, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ रहा था। आग में पकी हुई मिट्टियों को टेराकोटा कहते हैं। देखो, अभी एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपको एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझाएंगे। ठीक है, तो एक बार पूरा अपने माइंड में रिवाइंड करना है। ठीक है, कुछ देखेंगे नहीं, जो पढ़ा है, जो याद आए उसको बोलना है। तो पहला तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय थी, काशी युगीन थी, और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 2400 से 1700 ईसा पूर्व था। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद रिवाइज करिएगा। ठीक है,
अगर याद आता है तो मतलब लगेगा कि हाँ पढ़ा है, अगर सुना होगा तो जरूर आएगा। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और 4 स्थल मिले हैं, कौन कौन से? आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, मांडा, दैमाबाद। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडा नदी के किनारे। सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे। और ऊपर वाला जो उत्तर में था जम्मू कश्मीर था जम्मू कश्मीर में था मांडा। और वो कहाँ, किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे, क्योंकि चिनाब जम्मू कश्मीर में बहती है, तो आप जाहिर सी बात है जान जाएंगे कि चिनाब ही होगी ऊपर। और नीचे कौन सा था? नीचे था दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता था, और वो गोदावरी के किनारे था। ठीक है, कितने? 6 बड़े नगर मिले थे। सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, कांस्ययुगीन थी। अब आगे क्या था? लोथल और सुतकांगेडोर में क्या मिला था हमको? बंदरगाह मिले थे। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें कालीबंगन से मिली थी। ठीक है, पता था ना, मिट्टी काली होगी, ईंटें भी काली होती हैं, तो वो कालीबंगन से मिले थे। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला था उसकी लंबाई चौड़ाई हमने देखी, उसको याद कर लीजिएगा। 11 पॉइंट कुछ मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। अब हड़प्पाकालीन जो मोहरे थी उन पर क्या बना था? असरंगी पशु बना हुआ था। पशुपति की मूर्ति, मतलब पशुपति देवता का चित्र बना था, जिनके 3 मुख थे। हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, इन सबको बैठाला गया था उनके चारों ओर। ठीक, और क्या था? लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों और घरों के विन्यास के लिए कैसी पद्धति प्रयोग करते थे? ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। और जो नगर लोथल में दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी शेष जगह कहाँ खुलते थे? सड़क के उधर नहीं खुलते थे, पीछे खुलते थे। ठीक है, और इसका जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और चावल थी। जो मिठाई के लिए लोग शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के लिए जो हल बने थे वो बनवाली से मिले थे। रंगपुर और लोथल से हमको चावल के मिले हैं, इसलिए हम समझते हैं कि वहाँ पे धान की खेती की जाती थी, इसलिए तो चावल के प्रमाण मिले। तौल की इकाई जो होती थी वो 16 के अनुपात में होती थी। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेहुला शब्द मिला है, जो किसके लिए? वो जो सिंधु सभ्यता के लिए है। जो वर्णिक के हाथों, जो वर्णिक कौन था इसमें मिला था ना? वर्णिक वर्ग के हाथों में जो सभ्यता जो शासन था वो किसके हाथ में था? वो वर्णिक के हाथ में था। जो पिगट ने कहा है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था पिगट ने। और उर्वरता की देवी मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग धरती को। स्वास्तिक का चिन्ह इन्हीं की देन माना जाता है। माता देवी की उपासना करते थे। कुबड़ वाला साड़ फेमस था। सत्ता कैसी है? मात्र सत्तात्मक है, क्योंकि मिट्टी में जो मूर्तियाँ मिली हैं वो स्त्रियों की सर्वाधिक मिली हैं। और मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। और कैसे? लाल कलर के बर्तन पे काली मिट्टी से डिज़ाइन किए हुए बर्तन मिलते हैं। ठीक है, और क्या मिला था? और यही शव को जलाने और गाड़ने के लिए 2 प्रथाएं थी। हड़प्पा में शव को दफनाते थे, हड़प लिया, दफना दिया, उसको बंद कर दिया, गाड़ दिया, ठीक है, गड्ढे में। और मोहनजोदड़ो जो था उसको वो जलाता था। लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली हैं, मतलब 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, कहीं कहीं कुत्ते और उसके मालिक को दफनाया गया है। ठीक है, इस टाइप से। आग में जो पकी हुई मिट्टी है उनको क्या कहते हैं? उनको टेराकोटा कहा जाता है। अब देख लेते हैं जहाँ कहाँ से किसने किसने खोजा और क्या क्या स्थल हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बुक हो तो उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, आराम से। अब देखो, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, दयाराम साहनी ने खोजा। फिर मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे राखलदास बनर्जी ने खोजा। खोज इन्हीं दोनों की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी खोजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। हड़प्पा दयाराम साहनी अभी पढ़ के आए हो। ठीक है, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, 2 आपको याद ही रखनी है। अब देखो भाई हड़प्पे का कौन? हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो यहाँ रावण से रिलेट कर लो, रावण ने हड़प लिया। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु। ठीक है, चहुदड़ो, बाकी जो सिंधु वाले उनको छोड़ दो, बाकी सब सिंधु के होंगे। इसके अलावा याद करो, काले बैंगन से काले बैंगन कर लो। काले बैंगन कहाँ बने? घर में बने, घग्गर हो गया। ठीक है, रंगपुर मादर नदी के किनारे, इसको याद कर लो ऐसे ही। रोपड़ा कोई तो क्या हुआ? सतलज।
क्या रिलेट करें, आप लोग अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। लो थल थल पे बैठ के भोग लगा रहे भगवा। आलमगीरपुर अलमारी में छिपा दो कुछ हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगे डोर दास नदी के किनारे, ये तो अभी देखा था। आलमगीरपुर सुतकांगे डोर ये अभी अभी देखा था, जो 4 पॉइंट ऐसे बनाए थे, ठीक है। तो वहाँ से याद कर लेना। इनके ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक। रंगपुर का याद ही कर लो, ऐसे ही रंगपुर का रंगनाथ ने, इसीलिए रंगपुर हो गया, है ना। कोट दीजिए किसको देना है, साधु को दे देते हैं, सिंधु नदी के किनारे, ठीक। इसी टाइप से याद कर सकते हैं। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पे क्या मिला, ठीक है। हड़प्पा कहाँ से है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले से। और जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले से। चहुदड़ो मिला है सिंध प्रांत में। काली बैंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। कोट दीजो सिंध प्रांत के खैरपुर में। हालांकि ये कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कोट दीजिए किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे बता देंगे। आलमगीरपुर हिंडन के किनारे। रोपड़ सतलज के किनारे, ठीक है। मेन यही है, अगर आप याद कर सकते हैं तो पूरा भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही डेली वीडियो देखते रहिए, ताकि आपकी सारी जीके मतलब एक बार पढ़ने से मतलब एक बार में नहीं आती हालांकि सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप उसे रिपीट करेंगे 1-2 बार तो आ जाएंगी अच्छे से। तो एक बार पढ़ सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।